गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास 12 की सोशियोलॉजी के इस पीरियड में हम आपको लेसन 5 कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 5 औद्योगिक समाज में परिवर्तन एवं विकास। दो पिछले पार्ट्स में हमने पिछले चर्चाएं आपके बीच रखी थी कि किस तरह से हमारे औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास हो रहे हैं। इससे स्टेप टू स्टेप हम लोगों ने जाना था। आज हम लोगों ने पिछले टर्न पर हमने आपको बताया था पार्ट 2 में कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण किस तरह से भारतीय उद्योगों में परिवर्तन हुआ है और हो रहे हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे भारतीय समाज पर पड़ रहा है। आज हम लोग इसके आगे की पार्ट 3 में इसके आगे की चर्चा करते हैं और इस लेसन को आज पूरा करते हैं पार्ट 3 के माध्यम से। पहले हम लोग इस पर बात करें कि लोग काम किस तरह करते हैं। तो हम जानेंगे कि एक फैक्ट्री के कामगारों को रोज़गार देने का तरीका भिन्न होता है। हर संस्था में आप जानते हैं कि हर संस्था में जो पद होते हैं उन पदों के अनुरूप उनकी परिस्थिति और उनकी भूमिका भी अलग अलग होती है। जिस तरह स्कूल की जो इकाइयाँ हैं उनके प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑफिस स्टाफ, फोर्थ क्लास सबके अलग अलग कार्य हैं। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, अर्दली, उनके सबके अपने अपने कार्य होते हैं। इसी तरह से हर ऑफिस में, बैंक में ले लें, बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और तमाम काउंटर पर कैशियर्स और पियोन। तो हर संस्था में कामगारों को रोज़गार देने का एक तरीका होता है। पहले बहुत से कामगार ठेकेदार या काम देने वालों से रोज़गार पाते हैं। जैसे बहुत सारी, यदि हम सरकारी नौकरियों में देखें तो हम पहले अप्लाई करते हैं, चयन होता है, तब हम नौकरी पाते हैं। और यदि हम प्राइवेट संस्थाओं की बात करें तो आज तो प्राइवेटाइजेशन का दौर है। उस प्राइवेटाइजेशन के दौर में तमाम जो प्राइवेट एजेंसियां हैं वे क्या कर रही हैं, कामगार लोगों को चुनती हैं और उन्हें ठेके पर उन्हें काम देती हैं। जैसे कानपुर कपड़ा मिल में रोज़गार दिलाने वाले को मिस्त्री बोला जाता था और वे खुद भी वहाँ काम करते थे। पुराने दौर में अगर हम 80 के दशक की बात करें, 70 के दशक की बात करें तो ऐसा होता था कि जो रोज़गार दिलाने वाले होते थे वो भी मिस्त्री होते थे, मतलब टेक्निकल होते थे वो भी। तो वो अपने जैसे कामगार लोगों को लेकर आते थे कि साहब इन्हें भी रख लीजिए, ये भी अच्छे काम करने वाले कारीगर हैं। तो वे वहाँ खुद भी काम करते थे और दूसरे मज़दूरों को भी काम पर लगवाते थे। ये समान क्षेत्रों में समुदायों से मज़दूरों की तरह आते थे, परंतु मालिक उन पर कृपालु होते थे। और चूँकि वे जो मिस्त्री लोग होते थे वो पुराने कारीगर हुआ करते थे, इसलिए जो उनके मालिक होते थे वो उन पर बहुत भरोसा करते थे और वो जिसके लिए कह देते थे मालिक उसको ओके कह देते थे, यानी कि उसको भी काम धंधा रोज़गार मिल जाता था। आज ऐसा नहीं है। काम दिलाने वालों का महत्व कम हो गया है। आज किसी के कह देने से कोई नौकरी नहीं मिलती है आपको उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, कार्यकुशलता होती है यदि किसी व्यक्ति में, तभी से वो रोज़गार मिलता है। तो आज काम दिलाने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका आज न तो यूनियनों की रह गई है, ना संगठनों की रह गई है, न ठेकेदार की रह गई है। हाँ, प्राइवेट एजेंसी में भी अगर ठेकेदार को भी रखना है तो वो ठेकेदार भी अपना स्वार्थ देखेगा। पहले वो अपने से जाति लोगों को लगाएगा, अपने क्षेत्र के लोगों को लगाएगा और उसके बाद यदि काम रोज़गार होगा तो वो अन्य लोगों को उसके बाद रोज़गार देगा। रोज़गार के अवसरों में दो तत्व शामिल होते हैं, एक तो किसी संगठन में रोज़गार और स्वरोज़गार। दो तरीके होते हैं रोज़गार के, या तो हम किसी संगठन में रोज़गार करें या हम अपना कोई रोज़गार करें। आपने देखा होगा कि बहुत सी फैक्ट्रियों में जो बदली कामगार होते हैं वो बदली कामगार क्या करते हैं, छुट्टी पे गए हुए मज़दूरों की जगह पर उन्हें काम मिलता है। और बहुत से ये बदली कामगार ऐसे होते हैं जो एक ही कंपनी में बहुत लंबे समय तक काम कर रहे होते हैं, किंतु उनके समान स्थायी पद और सुरक्षा नहीं दी जाती उन्हें। स्थायी जिनकी जगह पर उनको लगाया गया था उनकी सेम उनको रेपुटेशन और
उनको जो भी लाभ हैं वो नहीं मिलते। इसे संगठित क्षेत्र में अनुबंधित कार्य कहते हैं। इस तरह के कार्य को हम किस तरह का कार्य कहते हैं? अनुबंधित कार्य कहते हैं, जो किसी कॉन्टेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर व्यक्ति करता है। तो ऐसे कार्यों को हम अनुबंधित कार्य कहते हैं। तो रोज़गार के अवसरों को यदि हम शामिल करें तो दो प्रकार के अवसर होते हैं। दो प्रकार के अवसरों के स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसे रोज़गार जो हम किसी संगठन में करते हैं, दूसरा ऐसे रोज़गार जिन्हें हम स्वतः अपने से हम स्थापित करते हैं। अब हम आइए चर्चा करते हैं कि काम को किस तरह किया जाता है। इस भाग में हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि काम को वास्तव में किस प्रकार किया जाता है। हमारे आसपास हम जिन उत्पादों को देखते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। एक ऑफिस या फैक्ट्री में मैनेजर और कामगारों के संबंध कैसे होते हैं। जब हम कहीं भी काम करते हैं तो इन सारी चीज़ों पर हम गौर करते हैं। अगर हम देखें तो एक मैनेजर का मुख्य कार्य होता है कि कामगारों को नियंत्रित रखना और उनसे अधिक काम करवाना। कामगारों में अधिक कार्य करवाने के दो तरीके होते हैं। पहला कार्य तो ये कि घंटों में वृद्धि और दूसरा निर्धारित किए गए समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ाना। पहला तो ये होता है कि उनके कार्य की घंटों में वृद्धि कर दी जाए। भाई 6 घंटे की जगह 8 घंटे काम लिया जाए और उनके 2 घंटे जो एक्स्ट्रा काम किया उसका भी पैसा उन्हें दिया जाए। दूसरा ये है कि निर्धारित किए हुए समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाए, या ये कि दूसरा कि 6 घंटे में ही हम अपनी कार्यकुशलता को इतना बढ़ा देंगे कि जो फैक्ट्री 4 घंटे में 10 टन उत्पादन करती है वो 4 घंटे में 15 टन उत्पादन करेगी। तो मशीनें उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं और आज ये मशीनीकरण का ही दौर है। आज मशीनीकरण के इस दौर में मज़दूरों की छटनी हो गई है। कम से कम मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जहाँ मशीनीकरण के युग में जहाँ सारा काम मशीनें करने लगी हैं वहाँ आज खतरे भी बढ़े हैं। अंततः मशीनें कामगारों का स्थान ले रही हैं। उसके बावजूद भी खतरे तो बढ़े हैं, लेकिन फिर भी आज मज़दूरों की जगह पर काम किससे किया जा रहा है फैक्ट्री में? मशीनों से हो रहा है। एक ऑफिस या फैक्ट्री में मैनेजर और कामगारों के संबंध कैसे होते हैं? तो हम देखें कि ये जो मशीनें जो हैं वो कामगारों का स्थान ले रही हैं, और कामगारों का स्थान लेने से क्या हो रहा है? बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों को रोज़गार की दिक्कतें हो रही हैं। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने और महात्मा गांधी जी ने दोनों ने मशीनीकरण को रोज़गार के लिए खतरा माना। इन दोनों ने ये कहा कि जो ये मशीनीकरण का दौर आ रहा है इससे रोज़गार की संभावनाएं कम होती जाएंगी, यानी कि रोज़गार के लिए खतरा बढ़ेगा। इस मशीनीकरण के युग में रोज़गार की समस्या हमारे देश में बढ़ेगी। अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन जो होते हैं उन्हें भी मशीनी गति से काम करना होता है, यानी मशीन की तरह मशीन बन के काम करना होता है। जैसे आप देखें कि मारुति उद्योग लिमिटेड में प्रत्येक मिनट में 2 कारें तैयार होकर एकत्रित होने वाले स्थान पर आ जाती हैं। 2 मिनट में, प्रत्येक मिनट में, 1 मिनट में 2 कारें तैयार होकर वहाँ आ जाती हैं जहाँ कारों को इकट्ठा किया जाता है। पूरे दिन में कामगार को केवल 45 मिनट का विश्राम दिया जाता है। 2 चाय के ब्रेक 7.5 मिनट के, यानी कि कुल 15 मिनट, और आधे घंटे का लंच। केवल खाना खाने के लिए आधा घंटा दिया जाता है उन्हें। उनमें से प्रत्येक 40 वर्ष का होने तक पूरी तरह थक जाता है, यानी कि 40 वर्ष की आयु तक आते आते ये जो मारुति लिमिटेड कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो 40 वर्ष की स्थिति में आते आते इतने थक जाते हैं, क्योंकि इतनी स्पीडली काम करना होता है वहाँ पर। मशीनों पर भी जिन आदमियों को काम करना होता है, जिन इंसानों को काम करना होता है, जिन टेक्निकल व्यक्तियों को काम करना होता है, उन्हें भी मशीन की स्पीड से काम करना होता है। तो शरीर थक जाता है और वे इतना थक जाते हैं कि वे स्वैच्छिक अवकाश ले लेते हैं, जबकि उत्पादन दिन प्रतिदिन अधिक होता जा रहा है। कारखाने में स्थायी रूप से काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। कारखाने में सभी कार्य जैसे सफाई, सुरक्षा, यहाँ तक कि पुर्जों का उत्पादन भी बाह्य स्रोतों से होने लगा है। आज फैक्ट्रियों में क्या किया गया है? जो छोटे मोटे कार्य थे वो प्राइवेट एजेंसी को दिए जाने लगे हैं, और जो मेन काम है केवल वही फैक्ट्री में किए जाते हैं। बाकी जितने भी सपोर्टिंग पार्ट्स हैं, कार्य की जो स्तर हैं, वो अलग अलग प्राइवेट एजेंसियों से कराए जाते हैं, जिससे काम स्पीड से हो जाता है। आइए अब कार्य की अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं।
सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बना दिए हैं। अब हम एक खदान की अवस्था को देखते हैं जहां बहुत से लोग काम करते हैं। केवल कोयले की खान में ही 5.5 लाख लोग काम करते हैं। खदान एक्ट 1952 ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति खान में सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है। अतिरिक्त घंटों तक काम करने पर उसे अलग से पैसा दिया जाना चाहिए। इन खदानों में काम करने वाले मजदूरों का काम करने का समय सरकार ने निर्धारित कर दिया है, और यदि उस निर्धारित घंटों के अलावा यदि उसे काम दिया जाता है तो उन घंटों का उसे अलग से पैसा दिया जाएगा, कंपनी देगी। सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। बड़ी कंपनियों में नियमों का पालन किया भी जाता है, लेकिन जो छोटी छोटी खाने कंपनियां हैं, जो खुली खाने हैं, उनमें इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। ना तो सुरक्षा की व्यवस्था है और न ही उनको अतिरिक्त कार्य के कोई पैसे दिए जाते हैं। भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगार बाढ़ है, आग है, ऊपरी या सतह के हिस्से में धंसने से बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी गैसों के रिसाव और ऑक्सीजन के बंद होने के कारण बहुत से कामगारों को सांस लेने से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे टीबी, सिलिकोसिस आदि। जो खुली खानों में काम करते हैं वे तेज़ धूप और वर्षा में काम करते हैं। खान के फटने से या किसी चीज़ के गिरने से आने वाली चोट का सामना भी करते हैं। इस तरह होने वाली दुर्घटनाओं की दर भारत में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जो कामगार हैं, काम की चाहे जो भी दशाएं हों, वो दशाएं इतनी चुनौतीपूर्ण हैं कि यदि ज़रा सा भी आपका ध्यान भटका उतने में वहाँ दुर्घटना हो जाएगी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे तो दुर्घटना का क्लेम देती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे जो संस्थान हैं, वो दुर्घटना का बीमा भी नहीं देते। अब हम दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो हम घरों में करते हैं। हमारे देश में महिलाएं और बच्चे घर में बहुत सारे रोज़गार करते हैं। घरों पर किए जाने वाले जो कार्य हैं उसका भी आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसमें उसका भी, क्योंकि वे लोग भी घर में रहकर ही पैसे कमाते हैं। इसमें लेस बनाना, जरी और ब्रिकेट का काम करना, गलीचों का काम बनाना, बीड़ियों और अगरबत्तियों का निर्माण करना, उसके अलावा तमाम ड्राई फ्रूट्स हैं, अनाज की पैकिंग करना, तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो महिलाएं और बच्चे घरों में करते हैं। ये कार्य मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। एक एजेंट इन्हें कच्चा माल दे जाता है और संपूर्ण कार्य को ले जाता है। जब तैयार हो जाता है तो वो ले जाता है वहाँ से, उनका उसको पैसे दे जाता है। पैसे किस तरह से दिए जाते हैं उनको, पेमेंट कैसे किया जाता है, नग के हिसाब से। जितने उन्होंने पैकिंग की होती है उतनी पैकिंग के हिसाब से उनका डिसाइड होता है कि 5 रुपये पर पैकिंग, 2 रुपये पर पैकिंग, उसी हिसाब से उनको पैसे दे दिए जाते हैं। अब इसके आगे हड़ताल और मजदूर संघ, ये भी समाज में परिवर्तन और विकास की एक स्थिति है कि आज कभी कभी काम की बुरी दशाओं के कारण कामगार हड़ताल कर देते हैं। आज की स्थिति में जहां मजदूरों की संख्या बढ़ी है, मशीनों के इस दौर में मजदूर क्या कर देते हैं, जब स्थितियां किसी फैक्ट्री में, कारखाने में जब ख़राब होती हैं तो मजदूर लोग हड़ताल कर देते हैं। वे काम पर नहीं जाते। तालाबंदी की दशा में व्यवस्थापक का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वे न मजदूरों को अंदर जाने देते हैं, न व्यवस्थापकों को अंदर जाने देते हैं। बाहर ताला लगा के हड़ताल करके बैठ जाते हैं। हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है क्योंकि व्यवस्थापक अधिक मजदूरों को बुलाने का प्रयास करते हैं। कामगारों के लिए भी बिना वेतन के रहना मुश्किल हो जाता है। अब हड़ताल भी कितनी दिनों तक हड़ताल करेंगे। ऐसे ही आप एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि 1982 में मुंबई टेक्सटाइल मिल की उस प्रसिद्ध हड़ताल के बारे में हम आपको बताते हैं, जो व्यापारी संघ के नेता डॉक्टर दत्ता सामंत की अगुवाई में हुई थी और जिसकी वजह से लगभग 2.5 लाख कामगार, 2.5 लाख मजदूर और उनके परिवार के लोग प्रभावित हुए थे। कामगारों की मांग ये थी कि उन्हें बेहतर मजदूरी दी जाए और अपने खुद के संघ बनाने की इजाज़त दी जाए। उसका परिणाम क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि सरकार ने कामगारों की मांगों को स्वीकार नहीं किया और 2 सालों के बाद लोगों के काम पर जाना शुरू कर दिया। जब लोगों से नहीं रहा गया, हड़ताल 2 साल तक खिंच गई, मालिक ने, सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, तो मज़दूरों को एक बड़ी समस्या आ गई परिवार पालन की। और उसके बाद फिर लोग थक हार के 2 साल के बाद उन्होंने फिर काम पे जाना शुरू कर दिया। तो लगभग 1 लाख कामगार बेरोज़गार हो गए थे उस समय भी और वापस अपने गांव लौट आए थे और दिहाड़ी पर काम करने लगे। शेष आसपास के दूसरे छोटे कस्बों में काम करने चले गए। यानी कि सारे के सारे लोगों ने हड़तालें की, 2 साल तक बगैर काम के रहे, उनके रोज़गार भी चले गए, काम भी चले गए और फैक्ट्री ने भी उनको काम नहीं दिया।
वापस नहीं लिया, तो ऐसे में बहुत सारे लोग अपने घरों को चले गए, दिहाड़ी मजदूरी करने लगे या अपने छटपट काम करके अपना गुजारा करने लगे। तो इस स्थिति में जो औद्योगिक समाज में जो बदलाव और जो उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इन व्यक्ति को बड़ा सोच समझ के, समझदारी से, दूरदर्शिता से और अपनी कार्यकुशलता से ही वो आगे बढ़ सकता है और देश को आगे बढ़ा सकता है। तो यही आपने इस पूरे लेसन में समझा कि औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास किस किस तरह से हुए हैं। हमने 3 पार्ट्स में आज इस पूरे लेसन को पूरा किया। अब हम आपको ये होमवर्क दे रहे हैं। ये होमवर्क में आपको 5 सवाल दिए गए हैं। इन 5 सवालों को आपको अपनी नोटबुक्स में हमारे पूरे लेक्चर को, तीनों पार्ट्स को ध्यान से सुन के अपनी कॉपी में इसके नोट्स तैयार करने। पहला सवाल है, कामगारों की हड़ताल पर जाने के क्या कारण रहते हैं? जो मजदूर लोग हड़ताल करते हैं उनके हड़ताल पर जाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? दूसरा है, दत्ता सामंत ने किस तरह हड़ताल की नेतागिरी स्वीकार की? अभी मैंने आपको चर्चा की थी दत्ता सामंत पर। तीसरा है, हड़ताल तोड़ने वालों की क्या भूमिका थी? जो हड़ताल तोड़ने वाले लोग थे या तोड़ने के लिए लगाए गए थे, उनकी क्या भूमिका रहती है? चौथा सवाल मैंने आपको दिया है कि इस हड़ताल के दौरान महिलाएं कैसे परेशान हुई, क्योंकि जो 2 साल तक हड़ताल चली मुंबई में, वहाँ पर उन मज़दूरों के साथ साथ उनकी महिलाएं, परिवार के लोग भी शामिल थे। तो महिलाओं को क्या परेशानी हुई, उनके मुख्य सरोकार क्या थे, क्या उनकी उसके पीछे जो हड़ताल चली, उस हड़ताल में शामिल होने के पीछे उनकी क्या मंशा थी, उनका क्या इंटरेस्ट था। और अंतिम सवाल है कि हड़ताल के दौरान कामगार और उनके परिवार कैसे अपने परिवार को बचाए रख सकते हैं। इन 5 सवालों के जवाब अपनी डायरी में आप लिख करेंगे और अपनी डायरी में नोट्स तैयार करेंगे। आगे हम अगला लेसन शुरू करेंगे अगले टर्न पर सोमवार को। तब तक सारे बच्चे, वही 3 बातें दोहरा रहा हूँ, इस वैश्विक महामारी के दौर में सारे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मुंह पर मास्क लगाए रखेंगे। तीसरा, अपने हाथों को साबुन से जल्दी धोते रहेंगे या सैनिटाइज करते रहेंगे। ठीक है बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे ख्याल रखेंगे और अपने घर पर पढ़ाई के साथ साथ सेफ़ भी रहेंगे, खुद भी सेफ़ रहेंगे और अपने परिवार के बाकी लोगों को भी सेफ़ रखेंगे। ठीक है बच्चों?